हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अंदर वीडियो। अगर आप लोग बीए सेकेंड सेमेस्टर में हैं और इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रहे हैं और आप एग्जाम देने वाले हैं 2026-27 में, और आपका जो पेपर है एमसीक्यू बेस पर होने वाला है, यानी ओएमआर शीट पर अगर आप पेपर देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपने भी अभी तक कोई भी तैयारी नहीं की है और आपको काफ़ी ज़्यादा टेंशन है कि मैं अपने एमसीक्यूज़ को कैसे तैयार करूँ, कैसे मेरा क्वेश्चन आएगा, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। मैं आपकी टोटल 8 यूनिट से बनने वाले सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आज की वीडियो में कवर करने वाली हूँ, जो लगातार कई सालों से एग्जाम में रिपीट हो रहा है। तो कुछ भी आपकी तैयारी नहीं है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। चलिए बिना देर किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है, व्हाट इज़ अ सोनेट। सोनेट क्या है? तो आपको मैं यूनिट नंबर फर्स्ट में पढ़ा चुकी हूँ सोनेट के बारे में, और जितनी भी फॉर्म्स ऑफ पोएट्री हैं सभी के बारे में मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। सोनेट जो होती है 14 लाइन की पोएम होती है, जिसमें क्या होती है 14 लाइन होती है, 14 लाइन पोएम। ये 14 लाइन पोएम क्या होती है? सोनेट होती है। और सोनेट 2 टाइप्स की होती है, इटालियन सोनेट और इंग्लिश सोनेट। तो इसके बारे में सब मैं आपको डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ। तो हम यहाँ पर सारे एमसीक्यूज देखेंगे जो आपके एग्जाम 2026-27 के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज एन इलेजी। इलेजी क्या है? देखिए, इलेजी भी एक तरीके की फॉर्म्स ऑफ पोएट्री है। फॉर्म्स ऑफ पोएट्री का मतलब पोएम का रूप। अगर आप फॉर्म्स ऑफ पोएट्री नहीं जानते कि फॉर्म्स ऑफ पोएट्री क्या है, सोनेट क्या है, इलेजी क्या है, एंड अदर जितनी भी फॉर्म्स ऑफ पोएट्री आपके यूनिट नंबर 1 में दी गई है आप नहीं जानते, तो आप यूनिट नंबर 1 को एक बार हमारे चैनल पर विजिट करके ज़रूर देखिएगा, ताकि आप ये समझ जाएं कि सोनेट होता क्या है या फॉर्म्स ऑफ पोएट्री होता क्या है। क्योंकि फॉर्म्स ऑफ पोएट्री जब तक नहीं जानेंगे अपने एमसीक्यूज़ को आप अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। तो मैंने आपकी टोटल 8 यूनिट्स के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ा दिया है। देखिए, इलेजी क्या होता है? ए पोएम ऑफ मोर्निंग और सौरो। मोर्निंग मतलब होता है दुख, सौरो मतलब होता है दुख। तो मोर्निंग या सौरो दोनों का मतलब दुख होता है, यानी एक ऐसी पोएम जिसमें पोएट किसी के मरने के बारे में एक्सप्लेन करते हैं, शोक मनाते हैं, ऐसी पोएम इलेजी पोएम होती है। और आपके सिलेबस में इलेजी रिटेन इन ए कंट्री चर्चयार्ड दी गई है, वो भी एक इलेजी पोएम है। ब्रेक 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 पोएम दी गई है, वो भी एक इलेजी पोएम है, जिसमें पोएट ने किसी के मरने का एक वर्णन किया है। किसी के मर जाने पर पोएट को उदासी होती है, वो सैड हो जाता है और वो एक पोएम लिख डालता है, जिसे इलेजी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका एमसीक्यू है। देखिए, व्हाट इज ए बैलेड। बैलेड क्या होता है? बैलेड भी एक तरीके की फॉर्म्स ऑफ पोएट्री है। यूनिट नंबर 1 आप ज़रूर पढ़िएगा। व्हाट इज ए बैलेड? बैलेड इज ए नरेटिव पोएम टेलिंग ए स्टोरी। बैलेड एक तरीके की पोएम होती है जिसमें कोई स्टोरी कही जाती है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट ए what is a dramatic monologue. What is a dramatic monologue? This is very most important MCQ. ड्रामेटिक मोनोलॉग जो होता है ये एक तरीके की पोएम होती है जहाँ पर केवल एक पर्सन बोलता है और बाकी लिसनर होते हैं जो सुनते हैं। ए पोएम वेयर वन पर्सन स्पीक्स ओनली। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। आपके सिलेबस में माई लास्ट टचेस पोएम जो दी गई है वो एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है, जिसको रॉबर्ट ब्राउनिंग ने लिखा है। और रॉबर्ट ब्राउनिंग बहुत ही फेमस ड्रामेटिक मोनोलॉग वाले पोएट हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। आपका अगला वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है, ए शेक्सपियरियन सोनेट फॉलोज विच राइम स्कीम। शेक्सपियरियन सोनेट, जिसको इंग्लिश सोनेट भी कहा जाता है, ये कौन सा राइम स्कीम फॉलो करती है? तो आपको मैंने पढ़ाया है, लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स। लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स ये एक पोएम है, सोनेट पोएम है विलियम शेक्सपियर की। तो इसलिए ये एक शेक्सपियरियन सोनेट है। और इसका राइम स्कीम आप जानते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी होता है। अब अगर आप सोच रहे हैं कि राइम स्कीम क्या है और कैसे हम पता करें कि राइम स्कीम ए बी है,
CDCD है, EF है, GG है। तो इसके लिए आपको यूनिट नंबर 1 में वो वाली वीडियो देखनी होगी जिसमें मैंने आपको बताया है सोनेट क्या है, कितने प्रकार का है, राइम स्कीम कैसे पहचाने। तो सारी वीडियो प्लेलिस्ट में ऐड है, आप देख कर तैयार कर लीजिए। आपका नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इलेजी लिटिडैस इज रिटन बाई। तो इलेजी है लिसिडैस, ये एक लिसिडैस एक इलेजी पोएम है, इसको किसने लिखा है? ऑप्शन ए है विलियम वर्ड्सवर्थ ने, ऑप्शन बी है जॉन मिल्टन ने, ऑप्शन सी है जॉन कीट्स ने, ऑप्शन डी है सैली ने। तो लिसिडैस के पोएट हैं जॉन मिल्टन, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला है ओड टू ए नाइटिंगेल इज रिटन बाई जॉन कीट्स, जॉन कीट्स, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। अगला वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका एमसीक्यू है, एपिक पैराडाइज लॉस्ट इज बाई। तो एपिक पोएम है, एपिक भी एक तरीके की फॉर्म ऑफ पोएट्री होती है और एपिक भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। और पैराडाइज लॉस्ट जो है एक तरीके की एपिक पोएम है, तो इसको किसने लिखा है? तो पैराडाइज लॉस्ट को लिखा है जॉन मिल्टन ने, ऑप्शन नंबर सी मिल्टन आपका राइट है। अगला है एलिगोरी पिलग्रिम्स प्रोग्रेस इज बाई। तो बनियान, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट है, ए सोनेट टिपिकली फोकसेस ऑन सिंगल थीम, ऑप्शन नंबर ए राइट है, क्योंकि सोनेट में एक सिंगल थीम होती है। अगला है ओड इज यूजुअली एड्रेसेस टू। ओड एक तरीके की ऐसी पोएम होती है जिसमें जो पोएट होते हैं किसी ऑब्जेक्ट या किसी आइडियाज़ या किसी इंसान को क्या करते हैं, एड्रेस करते हैं, संबोधित करते हैं। और जॉन कीट्स ने सबसे ज़्यादा ओड पोएम लिखी है। जब भी ओड पोएम का नाम आता है तो जॉन कीट्स का ही नाम लिया जाता है। तो ओड इज यूजुअली एड्रेसेस टू ऑब्जेक्ट और आइडिया, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, सोनेट फॉर्म ओरिजिनेटेड इन। सोनेट फॉर्म जो है कहाँ से ओरिजिनेट मतलब उत्पत्ति होना, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। तो देखो सोनेट दो तरीके की होती है, एक इटालियन और एक इंग्लिश। तो इसकी शुरुआत इटली में हुई, इसलिए इसको इटालियन सोनेट बोला जाता है और इसका पूरा लिखने का फॉर्मेट अलग होता है। ये 14 लाइन का ही होता है, लेकिन इसमें ऑक्टेव से स्टेट होते हैं। 8 लाइन का ऑक्टेव, 6 लाइन का सेस्टेट, मिलाकर आपका 14 लाइन हो जाता है। फिर उसके बाद ये इंग्लैंड में पहुंचता है और वहाँ के इंग्लिश राइटर्स पोएट जो होते हैं वो सोनेट लिखना शुरू करते हैं, तो इसलिए उसको इंग्लिश सोनेट कहा जाता है। फिर विलियम शेक्सपियर जो थे उन्होंने इटालियन सोनेट का फॉर्मेट नहीं अडॉप्ट किया, बल्कि उन्होंने एक नया पैटर्न दे दिया जिसको शेक्सपियरियन सोनेट भी कहा जाने लगा। तो इसलिए आपकी जब भी आपके सामने जब भी ये क्वेश्चन आए कि सोनेट फॉर्म ओरिजिनेटेड इन, यानी कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, तो इटली से हुई, ऑप्शन ए आपका राइट है। अगला है ओड कैन बी। तो देखो ओड फॉर्मल भी होता है और इरेगुलर भी होता है, तो यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। आपका अगला वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। देखिए मैं बार बार कह रही हूँ ये सारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, आपको ये एकदम अच्छे से पढ़ करके जाना है क्योंकि ये आपके एग्जाम में ज़रूर आएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। शेक्सपियर रोट हाउ मैनी सोनेट्स, दिस इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। शेक्सपियर ने अपने पूरी लाइफ में कितना सोनेट लिखा, तो 154, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला है व्हाट इज़ ए हीरोइक कपलेट। हीरोइक कपलेट क्या होता है? हीरोइक कपलेट एक स्टैंजा फॉर्म होता है। इस स्टैंजा फॉर्म के बारे में मैं आपको यूनिट नंबर 2 में पढ़ा चुकी हूँ। हीरोइक कपलेट के बारे में पढ़ाया है, स्पेंसरियन स्टैंजा के बारे में मैंने आपको पढ़ाया है, ब्लैंक वर्ड्स के बारे में पढ़ाया है, टर्जारेमा के बारे में पढ़ाया है। ये सब क्या है? स्टैंजा फॉर्म है, यानी कि जब भी कोई पोएम आप पढ़ते हैं उसमें अलग अलग स्टैंजा होता है, कोई 2 लाइन का, कोई 3 लाइन का, कोई 9 लाइन का, कोई 8 लाइन का, कोई 4 लाइन का, तो उसका अलग अलग नाम होता है। तो उसके बारे में भी मैंने आपको पढ़ाया है। तो हीरोइक कपलेट 2 लाइन का स्टैंजा होता है जिसमें राइमिंग स्कीम होती है। और जब भी आप विलियम शेक्सपियर की सोनेट पढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि 14 लाइन है, तो 4 लाइन का क्वाट्रेन, 4 लाइन का क्वाट्रेन, 4 लाइन का क्वाट्रेन, फिर नीचे 2 लाइन का हीरोइक कपलेट। तो ये कुल मिलाकर 12 लाइन, फिर ये 2 मिलाकर 14 लाइन।
तो 2 लाइन का हीरोइक कपलेट होता है विलियम शेक्सपियर की हर सोनेट में। ये 2 लाइन का राइमिंग मतलब स्टैंजा होता है। राइमिंग मतलब दोनों की जो लाइन यानी कि 2 लाइन जो होती है हीरोइक कपलेट की, इस पहली लाइन का जो लास्ट वर्ड होगा वो दूसरी वाली लाइन के लास्ट वर्ड के साथ पढ़ने पर मैच करता है, साउंड राइम बनती है, तो उसको राइमिंग स्कीम कहते हैं। तो हीरोइक कपलेट 2 लाइन का क्या होता है, राइमिंग टू राइमिंग लाइन इन एम्पिक पेंटामीटर, यानी एम्पिक पेंटामीटर में 2 लाइन की राइम्स होती है, राइमिंग लाइन होती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। ब्लैंक वर्ड्स दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ब्लैंक वर्ड्स भी एक तरीके का स्टैंजा होता है, और एक ऐसा स्टैंजा जिसमें ना कोई राइम स्कीम है ना कोई, मतलब इसमें देखो राइम स्कीम नहीं होती कि लास्ट का जो वर्ड है अगली किसी भी लाइन के लास्ट वर्ड के साथ मैच करे। इसमें राइम स्कीम की कोई अरेंजमेंट नहीं होती। ब्लैंक वर्ड्स इज ए अनराइम्ड एम्बिक पेंटामीटर, यानी अनराइम्ड होता है एम्बिक पेंटामीटर में। अगला इस स्पेंसेरियन स्टैंजा हैज 9 लाइन्स, इसमें 9 लाइन होती है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट है। आपका अगला वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, टर्जा रेमा फॉलोज विच राइम स्कीम। तो टर्जा रेमा भी एक तरीके का स्टैंजा फॉर्म होता है, यानी स्टैंजा होता है, और इसको भी यूनिट नंबर 2 में मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। तो टर्जा रेमा में कौन सी राइम स्कीम फॉलो होती है, तो देखो जब मैंने आपको यूनिट नंबर 2 में पढ़ाया था तो बताई थी कि राइम स्कीम कौन सी होती है टर्जा रेमा में। ए बी ए, बी सी बी, सी डी सी, इस तरीके से, फिर डी ई डी, इस तरीके से राइम स्कीम चलता रहता है टर्जा रेमा में। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। अगला है टर्जा रेमा वाज फर्स्ट यूज बाई। तो टर्जा रेमा जो स्टैंजा है, स्टैंजा फॉर्म है, इसको सबसे पहली बार किसने यूज़ किया था, तो इसको सबसे पहली बार दांते ने अपनी बहुत ही फेमस बुक डिवाइन कॉमेडी में यूज़ किया था। तो किसने किया था, दांते ने। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। आपका अगला वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, देखिए हीरोइक कपलेट हैज़ हाउ मैनी लाइन्स। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और आप देख रहे हैं ये क्वेश्चन कितना इजी है। तो 2 लाइन होती है हीरोइक कपलेट में, तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला है हु इज़ द पोएट ऑफ लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स। तो मैं ये पोएम आपको पढ़ा चुकी हूँ, ये सोनेट है जिसमें 14 लाइन होती है, और इसके पोएट हैं विलियम शेक्सपियर। ये जो पोएम है पूरी तरीके से ट्रू लव के बारे में डिफाइन करती है। विलियम शेक्सपियर ने इस पोएम में बताया है कि सच्चा प्यार कैसा होता है। सच्चे प्यार करने वालों के बीच में चाहे कोई भी मुसीबत, कोई भी परेशानी, कोई भी तूफान आ जाए, कोई भी परिस्थिति पैदा हो जाए खराब से खराब, लेकिन वो अलग नहीं हो सकते। उनके बीच कोई तीसरा इंसान आकर नहीं अलग कर सकता। ट्रू लव हमेशा रहता है, चाहे कुछ भी हो जाए, ये कभी नहीं ढलता, वक्त के साथ नहीं ढलता। इंसान बूढ़ा हो जाता है, स्किन लूज हो जाती है, लेकिन जो सच्चा प्यार है वो कभी नहीं बदलता। तो इस तरीके से पोएम में विलियम शेक्सपियर सच्चे प्यार के बारे में बताते हैं। तो मैंने पूरा आपको पढ़ा दिया है, पोएम बहुत अच्छी है, आप एक बार ज़रूर पढ़िएगा अगर आपने नहीं पढ़ा है तो। अगला क्वेश्चन है दिस पोएम इज ए टाइप ऑफ। अब आप सोचेंगे विच पोएम, यानी कौन सी पोएम। तो जब आपका एग्जाम होगा तो आपके क्वेश्चन में दिया होगा पोएम का नाम, ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर मैं जो एमसीक्यूज अभी दिखा रही हूँ, आपको बता रही हूँ, ये लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड से बन रहा है। तो दिस पोएम लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड इज ए टाइप ऑफ पोएम सोनेट। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला है द पोएम टॉक्स अबाउट ट्रू लव। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला है ट्रू लव डज नॉट चेंज विद। जो ट्रू लव है वो कभी चेंज यानी नहीं बदलता, किसके साथ, टाइम के साथ, ब्यूटी के साथ, सिचुएशंस के साथ। तो किसी के साथ भी नहीं बदलता कि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, चलो आप ट्रू लव करना इस इंसान से ख़त्म कर दें, दूसरे से करें, तो नहीं हो सकता। सच्चा प्यार एक बार हो जाए तो उन्हें कोई भी जुदा नहीं कर सकता। ये बात विलियम शेक्सपियर अपनी इस पोएम में कहते हैं। ब्यूटी, इंसान किसी के गुलाबी होंठ देखकर, खूबसूरत चेहरे को देखकर प्यार नहीं करता। प्यार ऐसा है जो हो जाता है और मरते दम तक जीवित रहता है, जो प्यार होता है। कोई भी सिचुएशन हो जाए, कितनी भी बुरी सिचुएशन हो जाए, वो मतलब कि लेकिन ट्रू लव को ख़त्म नहीं कर सकती। तो ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला है लव इज़ एन एवर फिक्स्ड मार्क। ये जो फ्रेज़ है विलियम शेक्सपियर ने अपनी पोएम में यूज़ की है।
तो लव इज़ एन फिक्स मार्क, ईवर मार्क, तो ईवर फिक्स्ड मार्क होगा आपका, यहाँ मार्क होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट है। आपका अगला क्वेश्चन है, विलियम शेक्सपियर डिस्क्राइब लव एज। तो विलियम शेक्सपियर ट्रू लव को कैसे डिस्क्राइब करते हैं? अनचेंजिंग, जो कभी ना बदले, कभी ना बदले, कभी ना बदले, वो होता है ट्रू लव। अगला है, द पोएम लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स एंड्स विद। तो ये एंड होती है ए चैलेंज, यानी एक चैलेंज के साथ विलियम शेक्सपियर एक चैलेंज देते हैं अपने नीचे की 2 लाइन में, जो कि हीरोइक कपलेट है, उसमें विलियम शेक्सपियर क्या चैलेंज देते हैं कि ऊपर की लाइंस में मैंने ट्रू लव के बारे में जितनी भी बात आप लोगों को बताई हैं, अगर किसी ने ये प्रूव कर दिया कि ये बातें गलत हैं, सच्चा प्यार ऐसा नहीं होता, तो मैं लिखना छोड़ दूंगा, अपने आप को कवि कहना छोड़ दूंगा, और मैं ये भी मान जाऊंगा कि इस दुनिया में किसी ने सच्चा प्यार नहीं किया है। नीचे की 2 लाइन में इसी चैलेंज के साथ विलियम शेक्सपियर अपने इस पोएम को ख़त्म करते हैं। तो आप बताइए, इस पोएम को पढ़िए, पढ़कर बताइए कि क्या ट्रू लव, आप इस पोएम को पढ़िए और बताइए कि ट्रू लव सच में ऐसा ही होता है जैसा पोएट ने बताया है। आपका अगला वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है, हु रोट एन एसे ऑन मैन। आपके सिलेबस में एन एसे ऑन मैन ये पोएम भी दी गई है और इसके पोएट हैं अलेक्जेंडर पोप। ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वो राइट है। अगला है, एन एसे ऑन मैन इज ए पोएम, ऑप्शन नंबर ए राइट, ऑप्शन नंबर बी राइट है। द पोएम एसे ऑन मैन मेनली डील्स विद। तो एसे ऑन मैन पोएम में, एसे ऑन मैन पोएम में अलेक्जेंडर पोप क्या बताते हैं, क्या डिस्क्राइब करते हैं? नेचर एंड ह्यूमन पोजीशन के बारे में, ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगर आपने पोएम्स नहीं पढ़ी हैं, जितनी भी आपके सिलेबस में दी गई है, तो आप पढ़ लीजिए, क्योंकि ये सारी आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है और आपके सारे एमसीक्यूज़ उसी पोएम से बनेंगे जितनी भी आपके सिलेबस में दी गई हैं। नेक्स्ट आपका इम्पॉर्टेंट है, द पोएम इज़ रिटन इन। द पोएम एन एसे ऑन मैन इज़ रिटन इन विच फॉर्म। तो ये लिखी गई है, देखिए, हीरोइक कपलेट्स में, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। ये सारे एमसीक्यू बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, पूरा डिटेल में वीडियो देखिएगा, एंड तक देखिएगा, तभी आप अपने एग्ज़ाम में अपने एमसीक्यूज़ को अटेम्प्ट कर पाएंगे। द पोएम एडवाइसेज ह्यूमन टू अवॉइड। जो पोएम एसे ऑन मैन है वो ह्यूमन यानी इंसानों को क्या अवॉइड यानी इग्नोर या नज़रअंदाज करने की बात करती है। तो ये पोएम बताती है कि इंसान को अपने प्राइड को नज़रअंदाज करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, घमंड इंसान में नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए प्राइड आपका जो है राइट है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका एमसीक्यू है, देखिए, मैन शुड नॉट ट्राई टू। मैन मतलब इंसान को, शुड चाहिए, नॉट ट्राई नहीं करना चाहिए कोशिश। तो इंसानों को क्या कोशिश नहीं करनी चाहिए? तो अलेक्जेंडर पोप अपनी पोएम एन एसे ऑन मैन में बताते हैं कि इंसानों को गॉड के इक्वल खुद को नहीं समझना चाहिए, गॉड की बराबरी नहीं करनी चाहिए। टू बी इक्वल टू गॉड, ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला है, एन एसे ऑन मैन इज डिवाइडेड इनटू। ये डिवाइड है 4 एपिस्टल्स में, ऑप्शन सी आपका राइट है। अगला वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका एमसीक्यू है, देखिए, हु रोट इलेजी रिटेन इन ए कंट्री चर्चयार्ड। इलेजी रिटेन इन ए कंट्री चर्चयार्ड एक इलेजी पोएम है जिसको लिखा है थॉमस ग्रे ने, ऑप्शन नंबर ए राइट है। और ये पोएम भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ डिटेल में। अगला है, द पोएम इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। तो ये पोएम किस चीज़ का एग्जाम्पल है? ये इलेजी है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। द पोएम इलेजी रिटेन इन ए कंट्री चर्चयार्ड इज सेट इन ए। तो ये सेट है चर्चयार्ड यानी कब्रिस्तान में पोएट बैठकर ये पूरी पोएम लिखते हैं, जो लोग मर गए, जो किसान मर गए, जो गांव के लोग मर गए, उनके बारे में। अगला है, द पोएम इलेजी रिटेन इन ए कंट्री चर्चयार्ड टॉक्स अबाउट। तो ये पोएम बात करती है डेथ एंड कॉमन पीपुल के बारे में, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। द टाइम ऑफ पोएम इज यानी पोएम इलेजी रिटेन इन ए कंट्री चर्चयार्ड में कौन सा टाइम होता है? तो इवनिंग होती है, शाम का टाइम होता है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है।
अगला है द पोएम सजेस्ट दैट पुअर पीपुल। तो ये पोएम पुअर पीपुल के बारे में क्या सजेस्ट करती है, तो इस पोएम में पोएट जो थॉमस ग्रे होते हैं वो ये बताते हैं मे हैव हिडन टैलेंट्स, कि इनके पास कुछ ऐसे टैलेंट भी होते हैं जो अच्छे होते हैं, बहुत सारे टैलेंट होते हैं, लेकिन ये अपने टैलेंट को छुपाए रखते हैं और ऐसे ही इनकी मौत आ जाती है, ये मर जाते हैं और गरीब इस वजह से ये रह जाते हैं। तो इस पर पोएट काफ़ी दर्द मनाते हैं, शोक मनाते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट आपका एमसीक्यू है द पोएम एंड्स विद। ये पोएम कैसे ख़त्म होती है, तो पोएट इसमें अपने खुद के एपिटॉफ की बात करते हैं, पोएट्स ओन एपिटॉफ। ऑप्शन सी आपका राइट है, पोएम ज़रूर पढ़िएगा। अगला है हु रोट डैफोडिल्स। डैफोडिल्स पोएम को किसने लिखा, ये पोएम भी मैं आपको डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ। इस पोएम को लिखा है विलियम वर्ड्सवर्थ ने, और डैफोडिल्स एक तरीके का फ्लावर होता है जिसमें पोएट ने डैफोडिल्स के फ्लावर के बारे में एक्सप्लेन किया है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। डैफोडिल्स इज आल्सो नोन एज। तो डैफोडिल्स जो पोएम है ये किस और नाम से जानी जाती है, तो ये जानी जाती है आई वंडर्ड लॉनली एज ए क्लाउड। ये इस पोएम की फर्स्ट लाइन है। क्या है, फर्स्ट लाइन है। पोएम यहीं से शुरू होती है और इस पोएम डैफोडिल्स को आई वंडर्ड लॉनली एज ए क्लाउड के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट है। अगला है द पोएम इज अबाउट। तो ये पोएम जो है नेचर के बारे में है। ऑप्शन सी आपका राइट है। अगला वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू आपका है माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू। द मेमोरी ऑफ डैफोडिल्स ब्रिंग। तो जो मेमोरी होती है, यानी कि पोएट जब डैफोडिल्स के फ्लावर को देखता है और उसके बाद जब वो अपने बिस्तर में लेटे होते हैं, तो डैफोडिल्स की जो मेमोरी होती है वो क्या ब्रिंग्स यानी लाती है पोएट के मन में, जॉय यानी खुशी। क्या लाती है, खुशी लाती है, खुशी। पोएट उनको सोचकर काफ़ी खुश होते हैं। अगला इम्पॉर्टेंट आपका है हु रोट माई लास्ट डचेस। इसको लिखा है रॉबर्ट ब्राउनिंग ने। ऑप्शन ए आपका राइट है। अगला है द पोएम माई लास्ट डचेस इज ए। तो ये है ड्रामेटिक मोनोलॉग। ऑप्शन सी आपका राइट है। अगला है हु इज द स्पीकर इन द पोएम। तो ड्यूक। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला है द डचेस इज। तो डचेस होती है, क्या होती है, डेड, ये मर चुकी होती है। ऑप्शन सी राइट है। अगला है द ड्यूक डिड नॉट लाइक दैट द डचेस। तो उसको क्या पसंद नहीं होता है डचेस के बारे में, ड्यूक को पसंद नहीं होता है कि जो डचेस है उसकी वाइफ जो है हर किसी को देखकर मुस्कुराए, स्माइल्ड एट एवरीवन, इसको पसंद नहीं होता, इसलिए वो इसको मरवा देता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। तो आज की वीडियो में मेरे प्यारे बच्चों मैंने जितना भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज आपको बताया है, आप इनको देखकर अच्छे से तैयार कर लीजिए, बिकॉज दिस इज़ वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज। और आपके इंग्लिश के लिए मैंने और भी वीडियोस अपलोड की हैं, तो वो भी देखिएगा। और अदर भी सब्जेक्ट के लिए सारी वीडियोस अपलोड हैं, मॉडल पेपर के लिए वीडियोस अपलोड हैं, ऑब्जेक्टिव्स एंड सब्जेक्टिव्स दोनों पेपर अपलोड है। तो आप देखकर अच्छे से तैयारी करते रहिए। हर एक सब्जेक्ट की क्लासेस हमारे चैनल पे कराई जाती हैं, को करिकुलर की भी कराई जाती है। तो अच्छे से चेक करके पढ़ाई करते रहिए, एग्जाम की तैयारी करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक। हम मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।